गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 348 है। एयर टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। लास्ट टाइम में यही बेनिफिट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो भी हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें दो प्रश्न आपको मिले होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग होता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग है। तो 2024 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो तो उसकी चर्चा कल ही की गई थी, ठीक है। एग्जाम में वो आएगा नहीं, 23 वाला आ सकता है और 24 में मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो यहाँ उत्तर आपको पता ही होगा, गौरव पांडे को मिला है, ठीक है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा, एक वर्ड ऐड कर लीजिए, युवा पुरस्कार है ये, गौरव पांडे को मिला है ये। तो गौरव पांडे के कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। कविता संग्रह का नाम क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे को। बाकी 2023 का चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को मिला था। हिंदी भाषा का हो गया, अंग्रेजी भाषा पे आ जाइए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो के वैशाली को मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और इनकी बुक का नाम क्या है, जो कि एक संस्मरण है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के वैशाली को मिला है, उनके संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए दिया गया है। अब आ जाइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 पर, ठीक है। युवा नहीं है यहाँ पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था संजीव को, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए याद रखिएगा और उर्दू भाषा के लिए याद रखिएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? संजीव को मिला है। उपन्यास या इनकी बुक का नाम क्या है? मुझे पहचानो, ठीक है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछ रहे तो गौरव पांडे, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। देखिए, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की थी। तो 23 के दिसंबर में मिले गए थे। अभी कल घोषणा हुई है 24 वालों की, ठीक है। तो वो तो एग्जाम में आएगा नहीं, वो आर ओ में पूछा जाएगा जो मार्च अप्रैल में है। बाकी 24 का साहित्य अकादमी युवा, तो पता ही चल गया है आपको, गौरव पांडे और के वैशाली को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का संजीव को। उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। अब अंग्रेजी भाषा के लिए आ जाइए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नीलम शरण गौर को, ठीक है। नीलम शरण गौर और बुक है ये। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। और उर्दू का पूछ ले तो सादिका नवाब शहर को मिला है उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए गौरव पांडे को, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी के लिए के वैशाली को, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को, मुझे पहचानो। और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को, रेक्यूम इन रागी जानकी। और उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई, उर्दू भाषा के लिए। इतना याद रखिएगा इनको। पांचवा प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, वर्ष 2024 के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है।
WHO मानसिक स्वास्थ्य और काम के बीच संबंधों पर गौर करने की बात करता है। कार्यस्थल पर एक मदद करने वाला वातावरण या फ्रेंडली एनवायरनमेंट मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 3 अक्टूबर 2024 को जारी ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के अनुसार ओडिशा राज्य में तेंदुओं की आबादी वर्ष 2022 से वर्ष 2024 के मध्य 568 से बढ़कर कितनी हो गई है? देखिए, तेंदुआ है ये हिंदी में, इंग्लिश में लेपर्ड। डिफरेंस क्या है तेंदुए में और टाइगर में, मतलब लेपर्ड में? लेपर्ड में देखिए इसके जो शरीर है उसके स्पॉट पर ऐसे ऐसे स्पॉट होते हैं ब्लैक कलर के, और जो टाइगर है, टाइगर के पेट पर क्या होता है? टाइगर के पेट पर भी ब्लैक कलर के स्पॉट नहीं होते, ऐसे लंबी लंबी धारियां होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 696। देखिए, उड़ीसा राज्य में तेंदुओं की आबादी वर्ष 2022 से 24 के मध्य 22% बढ़कर 568 से 696 हो गई है। वर्ष 2024 में तेंदुओं की आबादी का अनुमान ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 24 में 668 से 724 के मध्य तेंदुओं की संख्या बताई गई है, जिसमें जो औसत संख्या है वो 696 है। तो 696 याद रखिएगा। 7 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में किसका उद्घाटन किया? डेफ कनेक्ट 4.0 का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया, जो जीरो कह लो, ओ कह लो इसको, जो स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने और देश के बढ़ते रक्षा पाई तंत्र का जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 8 अक्टूबर 2024 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। जेम्स पीबल्स पुराना नाम है, फेरेंक क्राज 23 का नाम है। देखिए, वर्ष 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के विकास के लिए महत्वपूर्ण खोजों के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजिक्स के भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राज और एनी एल हुइलियर। पूछा 24 का ही जाएगा, लेकिन 23 का भी मोटा मोटा याद रखिए। 7 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय जिम्नास्टिक ने 31 वर्ष की उम्र में जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की? इनका नाम है दीपक कर्माकर। मात्र 31 वर्ष की आयु में संन्यास क्यों? क्योंकि एक चोट से जो ये जूझ रही थी काफ़ी समय से। भारत की स्टार जिम्नास्टिक दीपक कर्माकर ने महज 31 वर्ष की उम्र में खेल को अलविदा कह दिया। चोट से परेशान इस स्टार एथलीट ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 10वां प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय सौदे सहित कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? मालदीव। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते के रूप में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर 30 बिलियन रुपए के रूप में समर्थन देने के भारत सरकार के निर्णय की प्रशंसा की, जो मालदीव की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक है। कई बार चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं निजुत मोइना योजना पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम सरकार की है ये निजुत मोइना योजना। देखिए, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निजुत मोइना योजना शुरू की है। इस योजना में छात्राओं को, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को
हर साल मिलेंगे 1,000 रुपये। जो ग्रेजुएशन कर रही हैं 1,250 रुपये। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं 2,500 रुपये मिलेंगे। इस योजना में निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को छोड़कर सभी लड़कियों को शामिल किया जाएगा और साल के 12 महीनों में से 10 महीने के लिए राशि मिलेगी। 2 महीने नहीं मिलेगी, जून में और जुलाई में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं इन 2 महीनों में। योजना का उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है दिवस। 13वां प्रश्न है 7 अक्टूबर 2024 को विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकन को किस खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान कह लो या चिकित्सा कह लो या मेडिसिन कह लो 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? माइक्रो आरएनए की खोज व पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन हिंदी में चिकित्सा के लिए वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए इस सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये हैं विक्टर एम्ब्रोज और ये हैं गैरी रुबकन। क्वेश्चन नंबर 14, आगामी प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए 6 अक्टूबर 2024 को किसने लोगो, वेबसाइट और ऐप का अनावरण किया? यूपी में हो रहा है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगो और एक विशेष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 15 प्रश्न है 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया? ये झारखंड में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड का दौरा किया। प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल मूल्य के साथ धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किस देश के संगठन को मिला है? कई बार चर्चा हो चुकी है। जापानी संगठन का नाम क्या? निहोन हिडानक्यो। जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार या तो संगठन को मिलता है या व्यक्ति को मिलता है। इस बार संगठन को मिला है 24 में, व्यक्ति विशेष को 23 में मिला था। वर्ष 2023 में ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निहोन हिडानक्यो का गठन 1956 में हुआ था और इसका मकसद था परमाणु हथियारों से मानव जाति को होने वाले नुकसान की आंखों देखी सुनाकर दुनिया को खतरे से आगाह करना। 17वां प्रश्न है अक्सर समाचारों में रहने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। कितनी ऊंचाई है इसकी? एग्जैक्ट नंबर में कभी भी इस तरह की इमारतों की ऊंचाई नहीं होती है, एलिमिनेट कर देना। 829.8 मीटर, सी है इसका आंसर। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। बुर्ज खलीफा के बारे में और जाने तो इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। 163 मंजिला इमारत है ये। इसे बनाने में 8 अरब डॉलर का खर्चा आया था। इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2009 को हुआ था। इसमें तैराकी का स्थान है, खरीदारी की व्यवस्था है, दफ्तर है, सिनेमा घर जैसी सुविधाएं हैं इसमें, और इसमें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी लगी है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया और विंबलडन का खिताब जीत लिया।
महिला वर्ग का पूछ ले तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर को कहाँ शुरू हुए हैं? लाओस के वियंतियाने में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में शुरू हुए, जिसका विषय आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन था। 20वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि ये जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये जो बाघ अभयारण्य है वो किस राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा? देखिए ऊपर लेपर्ड था और ये टाइगर है। ठीक है, लेपर्ड के पेट पे इस तरह के स्पॉट 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 ब्लैक कलर के, और टाइगर में डिफरेंस करना सीखो। टाइगर में क्या है, ब्लैक कलर की धारियां हैं इसके पेट पर या इसके शरीर पर। बिहार का है ये, सी है इसका आंसर। केंद्र सरकार ने बिहार के कैमूर जिले में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। वर्तमान स्थिति बिहार की, पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब तक बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य था। अब दो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 33वां व्यास सम्मान के संस्मरण या उपन्यास या यात्रा वृत्तांत या कहानी संग्रह के लिए दिया गया है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे का है ये। ठीक है, यादें यादें और यादें, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। यह किताब वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, तीनों। देखिए सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए किसे आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे को तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमित व्यास को आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमित व्यास को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सब याद रखिएगा। व्यास सम्मान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। यह सम्मान पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला चित्रा मुदगल थी। सारे बुलेट पॉइंट हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी वाला गलत है। 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 4 लाख रुपए की धनराशि है इसमें। देखिए व्यास सम्मान से जुड़ी खास बातें। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था 1991 में। यह सम्मान पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और स्मृति चिन्ह मिलता है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम चित्रा मुदगल। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। वर्ष 2024 के लिए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 के लिए विश्व ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। यह थीम ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु कार्यवाही के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अहम भूमिका को रेखांकित करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 26वां प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम अभियान, इसकी शुरुआत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर की थी। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे संधारणीय जीवन शैली अपनाकर प्रकृति की रक्षा करें और अपने ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें। मानव विकास सूचकांक 23-24 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा गोवा, चौथा पंजाब। देखिए, भारत में मानव विकास सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है। केरल को 0.790 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष स्थान दिया गया है। केरल के बाद आता है हिमाचल प्रदेश राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश को घुसा दें तो दिल्ली दूसरा, हिमाचल प्रदेश तीसरा, गोवा चौथा और पंजाब पांचवा। मानव विकास सूचकांक 23-24 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है पूछ ले तो? स्विट्जरलैंड। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंग्रेजी में यूएनडीपी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। भारत ने 0.644 का एचडीआई स्कोर हासिल किया था। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। हाल ही में कब हुआ था उनका निधन? अक्टूबर महीने में 2024 में, और डेट भी याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को। ठीक है, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 9 अक्टूबर की डेट और हॉस्पिटल का नाम भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर है? इस तरह से बड़ा बड़ा स्टेटमेंट के साथ 2-3 लाइनों में प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में डराने के लिए, लेकिन छोटा सा भी पूछ सकते थे इसको। मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत का रैंकिंग क्या है, लेकिन पूछा, शीर्षक भी इसमें डाल दिया, तो ये शीर्षक भी याद रखिएगा, अलग से प्रश्न इस पर ही बन सकता है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, 134वीं रैंक है भारत की। देखिए, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। शीर्ष 3 देश, स्विट्जरलैंड पहला, नॉर्वे दूसरा, आइसलैंड तीसरा। अंतिम देश सोमालिया का नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं किया जाता? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सालाना पारिवारिक आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष है। नहीं है तो क्या? सालाना पारिवारिक आय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में ये मानक शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं वो मानक? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने किया था। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अंग्रेजी में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों को मापने का एक तरीका है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। मानव विकास का आधार रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार को एलिमिनेट करो। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
मानव विकास सूचकांक को जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, यानी जीवन स्तर, ज्ञान, दीर्घ और स्वस्थ जीवन। 33वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। टेनिस में 5 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। साल के प्रारंभ में यूएस ओपन होता है और अंत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, टेनिस के 5 नहीं बल्कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। गलत है पहला स्टेटमेंट। साल के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे अंत में होता है यूएस ओपन। दूसरा भी गलत है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। डी है आंसर। देखिए, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और इसी क्रम में ये टूर्नामेंट साल के सबसे बड़े टेनिस इवेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, मई जून में खेला जाता है। इसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है विंबलडन, जून जुलाई में होता है। और सबसे अंत में होता है यूएस ओपन, अगस्त सितंबर में। अभी कौन कौन जीते हैं सिंगल डबल्स, वो सब पे चर्चा हो चुकी है, सब याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? क्लाउडिया सिनवाम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अमेरिकी महाद्वीप के देश मैक्सिको में क्लाउडिया सिनवाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। वे मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति और पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 35वां प्रश्न, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? क्लासिकल लैंग्वेज का लोगो कहाँ से आ गया यहाँ पर? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। यहाँ आता वो क्लासिकल लैंग्वेज वाला फोटो। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने को मंजूरी दी है? देखिए, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। इससे पहले ऑलरेडी 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। 6 और 5 टोटल हो गई हैं 11। जो नई है वो कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को पहले मिल चुका है, ठीक है। संस्कृत को भी पहले ही मिल चुका है। हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी। इसके साथ ही भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 11 हो गई है। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा की श्रेणी बनाई थी और सबसे पहले तेलुगु को यह दर्जा दिया था, तमिल को यह दर्जा दिया था 2004 में। प्रश्न है अब 37वां, 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र सब में, महाराष्ट्र पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वाशिम और ठाणे का दौरा किया। 38वां प्रश्न है, विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस पशु अधिकारों और कल्याण के लिए कार्यवाही का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है।
2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर सभी को याद रहता है, सन भूल जाते हैं, याद रखिएगा 1869। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वराज्य के सिद्धांतों को अपनाकर भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 30 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने देसी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ घोषित करने का निर्णय लिया? राज्य माता गौ माता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है। यह बड़ा कदम चुनाव से पहले उठाया गया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता रही है। तो गाय को राजमाता महाराष्ट्र सरकार। 41वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 3 लोगों को, 3 अर्थशास्त्रियों को। कौन कौन है वो 3 अर्थशास्त्री? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया। डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इस बात के अध्ययन के लिए दिया गया है कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, पूछ रहा है। भौतिकी में 2 वैज्ञानिकों को मिला है, जेफरी हिल्टन को मिला है और जॉन हॉफील्ड को मिला है। एनी एल हुइलियर को नहीं मिला है, फेरेंक क्रास्ट को नहीं मिला है, इनको 23 का मिला था। अब ये नहीं पूछ रहा किस किस को नहीं मिला, तो दूसरा और चौथा नहीं मिला है। मिला है पूछ लेता तो पहला और चौथा होता ऑप्शन, जो कि है नहीं। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया। इनके अभूतपूर्व काम के लिए दिया गया है। कौन सा काम किया इन्होंने? इन्होंने जो काम किया वो आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का आधार है। ठीक है, अगर इनका वो काम नहीं करते तो ये चीज़ नहीं होती, एआई नहीं होता, मशीन लर्निंग नहीं होती। ठीक है, इनके कार्यों का भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान, वित्तीय क्षेत्र, चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव रहा है, जिसमें ओपन एआई का चैट जीपीटी भी शामिल है। ये चैट जीपीटी नहीं होता अगर ये काम नहीं करते तो। वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुइलियर को दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। 23 वाला भी 24 का भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, 23 का पूछ रहा है। 24 वाले में भी कई बार चर्चा की हो गई है। जॉर्जी गोस्पोर्डिनोव को, ठीक है, एंजेला रोडेल अनुवादक हैं। और नोवेल का नाम पूछ ले तो टाइम शेल्टर। बल्गेरियाई लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोर्डिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया। यह पहली बार था जब किसी बल्गेरियाई पुस्तक को यह सम्मान मिला है। और 24 वाला तो कैरोस को मिला, कैरोस उपन्यास को, कई बार चर्चा हो गई है उस पर। जेनी एर्पनबेक। और अनुवादक का नाम पूछ ले तो माइकल हॉफमैन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? कितनी थी? 3682। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3682 थी। यह दुनिया की जंगली बाघों की आबादी का करीब 75% है भारत में। चलिए आ जाइए, 45वां प्रश्न है, रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 87 है।
दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 18 रामसर स्थल हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश में 11 रामसर स्थल हैं। चौथा, राजस्थान में तवा जलाशय रामसर स्थल है। कोई सही लग रहा है क्या इसमें? देखिए, अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या है 85। तो गलत हो गया पहला। मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, दूसरा भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, तीसरा भी गलत हो गया। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में एक रामसर स्थल है, ना कि राजस्थान में। सारे गलत हो गए भाई। डी है इसका आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 85। ये स्थल 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, 18। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10। और जो तवा जलाशय है वो न्यूली एडेड है, वो है मध्य प्रदेश का। नजराण पक्षी अभयारण्य और काजू बेलिया पक्षी अभयारण्य न्यूली न्यू एडेड है, और तमिलनाडु के, याद रखिएगा। ये 3 नए एडेड हैं। इन तीनों की वजह से ही संख्या 82 से बढ़कर 85 हो गई। 82 रामसर स्थलों के बाद 3 नए रामसर स्थल तमिलनाडु में नजराना पक्षी अभयारण्य, काजूबेली पक्षी अभयारण्य, मध्य प्रदेश में तवा जलाशय, और वर्तमान में कुल संख्या हो गई है 85। 45वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया? संस्कृति मंत्रालय की झांकी, भारत लोकतंत्र की जननी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस झांकी ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को दिखाया था। दूसरा स्थान गुजरात की झांकी, तीसरा स्थान तमिलनाडु की झांकी। ठीक है, गुजरात की झांकी धोर्डो गुजरात के सीमा पर्यटन का वैश्विक प्रतीक, और तीसरा स्थान तमिलनाडु की झांकी प्राचीन तमिलनाडु में कुदा बोलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी। 47वां प्रश्न है, भारत में चीतों को कहाँ से लाया गया है? चीता यानी शरीर पर होते हैं इस तरह के स्पॉट। टाइगर यानी काले कलर की होती हैं लंबी लंबी धारियां। भारत में चीतों को लाया गया नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, भारत में चीतों को अफ्रीका के नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। ये महाद्वीप है, ये देश है। ये देश तो क्रिकेट भी खेलता है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। फिर 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस पर तो ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं मोदी के। चलिए, अब आ जाइए 48वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंग्रेजी में 23-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में 134वां स्थान मिला है या रैंकिंग मिली है। इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी है। और इस सूचकांक में सोमालिया जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं स्टेटमेंट वाले, इसके लिए थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए। ऊपर एक्सप्लेनेशन में सब हो ही गई है। तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, ठीक है। भारत 134वां स्थान है 23-24 में। और इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी नहीं है। नेपाल की खराब है और पाकिस्तान की खराब है, इसलिए गलत हो जाता है सी। इस सूचकांक में सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है। सोमालिया के बाद याद आ रहा है कुछ? दक्षिणी सूडान था। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के मुताबिक भारत को वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 134वां स्थान मिला है। ठीक है। और जाने तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो श्रीलंका 78वें स्थान पर, चीन 75वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर। इन पड़ोसी देशों की तो स्थिति भारत से अच्छी है, लेकिन नेपाल की नहीं है। नेपाल 146वें स्थान पर है। और पाकिस्तान की भी नहीं है, उसकी स्थिति बहुत खराब है 164वें स्थान पर। बाकी मानव विकास सूचकांक एक वार्षिक समग्र सूचकांक है। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1992 में जारी की गई थी। इस सूचकांक में सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर।
चलिए 49वां प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 पहले थी, 5 नई एडेड हो गई, 11 हो गई। 11 की 11 के नाम याद रखिएगा। तो भारत में अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। भारत सरकार ने 2004 से भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि देख ही लो अब, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, एक और भाषा को 2008 में ही मिला, कन्नड़ को, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। अब ये जितना बैकग्राउंड डार्क है वो सब हाल ही में दिया गया है इन 5 भाषाओं को, मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमिया को और बंगाली को। इसमें हिंदी है ना, इसमें अंग्रेजी है। 50वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर शोध के लिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और यह जो पुरस्कार मिला है वो मिला है 3 अर्थशास्त्रियों को। उनके नाम है डिरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, करंट अफेयर्स के 250 प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस कर ली है। सारे के सारे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर को बिल्कुल रखने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, 25 से 30 प्रश्न सारे मिल जाने चाहिए वैसे तो इनमें, और इनके अलावा भी कुछ फालतू के प्रश्न पूछ लेता है फिर तो व्यर्थ है एग्जामिनर का पेपर बनाना। चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो हर दिन, एक टेस्ट और आएगा और बिल्कुल एग्जाम में बेनिफिट देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, उसमें डिफरेंस कर लेना। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की भी घोषणा कर दी है, उसकी आज ही घोषणा की गई है, मतलब कल की गई है। तो उसको एडिट करेंगे, एग्जाम में तो आएगा नहीं वो।